स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल ब्लैक गॉट जनरल। बाहर आओ, उस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेने का टाइम आ चुका है जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था। चरवाहे ने भी घोषणा की। दुष्ट चंद्र रंगीन तारे पंक्तियों में जुड़े और एक आयामी द्वार में संयोजित हो गए। आयामी द्वार से बुराई की एक मजबूत उपस्थिति फूट पड़ी। आदर्श ने सबसे पहले विशालकाय काले सींगों की एक जोड़ी देखी जो मृतकों की एक मजबूत ऑरा उत्सर्जित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं सींगों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। एक काला प्राणी गेट से बाहर निकला। बंदी हुई आत्माएं वे प्राणी थे जिन्हें उसके सींगों ने क्रूरता से मार डाला था और प्रताड़ित किया था। उन्होंने आदर्श पर अपना दर्द और डर प्रकट किया और उस पर झपटे। आदर्श को तामसिक आत्माओं की कोई परवाह नहीं थी। वह ब्लैक गॉट के सींग वाले प्राणी को घूर रहा था। असल में यह जीव बकरी जैसा दिखता था, लेकिन यह एक इंसान की तरह खड़ा था। इसका शरीर आगे की ओर झुका हुआ था। इसकी छाती, हाथ और पेट काले कवच से ढके हुए थे। इसके हाथ में खून से सने दो विशाल काले हथौड़े थे। जाहिर है कि जीव ने हथौड़ों का इस्तेमाल मांस को कुचलने के लिए किया था। काले कवच वाले बकरी सींग वाले डीमन ने दहाड़ लगाई। उसकी गगनवेगी चीख आदर्श की आध्यात्मिक दुनिया में भयावह रूप से घुस गई और उसके स्टारों के क्रम को बाधित कर दिया। आदर्श को ऐसे जीवों से सबसे ज्यादा नफरत थी जो उसके दिमाग को परेशान करने की क्षमता रखते थे, क्योंकि इससे उसे अपना मैजिक चलाने में परेशानी होती थी। उसने कुछ कदम पीछे हट लिए। चैंगिंग ने क्रूरता से उस पर मुस्कुराई। उसने अपने हाथ हिलाए, बस के बचे हुए हिस्से और पर नीली रोशनी के बिंदु फेंके। उनमें से कई आदमखोर पौधे उग गए। उनके तने और जड़ें आदर्श के अंधे स्थानों पर अटैक करने लगी। आदर्श की आध्यात्मिक दुनिया अभी भी काले कवच वाले बकरी सींग वाले दानव की दहाड़ से बाधित हो रही थी। उसके पास पीछे की ओर बढ़ने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने देखा कि बस एक सुरंग में प्रवेश करने वाली थी तो उसने निर्णायक रूप से स्पार्ट राजमार्ग पर छलांग लगा दी। बस का दूसरा हिस्सा नियंत्रण खो बैठा और अंततः सुरंग की दीवार से जा टकराया। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले शेफर्ड और चैंगिंग दोनों ही बस से कूद गए। बस में आग लगने से घना धुआं उठने लगा। आदर्श ने बस की तरफ देखा। उसकी आंखों से चांदी जैसी चमक निकल रही थी। आदर्श ने टेलीकिनेसिस से आग में जल रही बस को नियंत्रित किया और बस को काले कवच वाली बकरी सींग वाले दानों पर फेंक दिया। वह उस प्राणी को फिर से वह कष्टप्रद दहाड़ नहीं लगाने देगा। काले कवच वाले बकरी सींग वाले डीमन ने अपने हथौड़े घुमाए और बस को दूर पहाड़ की ढलान पर पटक दिया। पहाड़ से नीचे लुढ़कते समय बस की आवाजें धीरे धीरे दूर होती चली गई। 9 ड्रैगन्स। आदर्श अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। उसने सामने सड़क टूट गई और लावा के खंभे आग के ड्रैगन की तरह फूट पड़े। एक शानदार और घातक दृश्य। लावा के 9 पिलर्स 9 पैलेस के पैटर्न का निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सीधी रेखा में उभर रहे थे। जब एक काले कवच वाले गॉट सींग वाले डीमन के पास पहुंचे तो एक तेज आग भड़क उठी जिसने उसे तुरंत भस्म कर दिया। प्राणी का कवच गर्मी से लाल हो गया और प्रभाव से काले कवच वाला बकरी सींग वाला डीमन उड़ गया। प्राणी को वापस जमीन पर गिरने में कुछ समय लगा। हालांकि एक चमकदार लाइटनिंग का बोल्ट धुंधले आसमान में चमका और जमीन पर पहुंचने से पहले ही उस पर अटैक कर दिया। काले कवच वाले बकरी सींग वाले डीमन का कवच लाइटनिंग के खिलाफ प्रभावी नहीं था, खासकर तब जब उसका नुकसान 12 गुना बढ़ चुका था। यहां तक कि लाइटनिंग के कवच को भेदने के बाद उसके मांस पर छाले पड़ गए। विस्फोट से ब्लैक कवच वाले बकरी सींग वाले डीमन के शरीर में एक झुलसा हुआ छेद हो गया। फिर भी वह जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मानो उसे कोई दर्द महसूस ही ना हो। उसने फिर से हथौड़ों को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। हथौड़े एक दूसरे से टकराए जिससे आदर्श की दिशा में स्याही काली चिंगारियां फूट पड़ी। वह भागती हुई शैडो के साथ एक तरफ हट गया। नाचते हुए काले कड़ों को कम आंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चिंगारी पहाड़ की दीवार से टकराई और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। कुछ सेकंड बाद दरारें पत्थर में गहरी हो गई। पहाड़ की ढलान जल्द ही टूट गई और टुकड़ों में फट गई। आदर्श ने चौंक कर पहाड़ के अवशेषों को देखा। उस जीव में असाधारण ताकत थी। उसकी चिंगारी किसी भी जीवित चीज को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी।
आदमखोर पौधा, चैंगिंग ने उसे ढूंढने के बाद कहा। आदर्श सुरंग के प्रवेश द्वार पर खड़े एक छोटे से साए में बदल गया था। एक विशाल पौधे का मुंह सुरंग की छत से नीचे आया और उस पर भयंकर रूप से झपटा। आदमखोर पौधे का पेट बेहद मोटा था। एक बार जब यह जीव अपने शिकार को निगल लेता तो न केवल उसका शिकार उसके पेट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता, बल्कि पौधे के स्त्राव के कारण उसकी ताकत भी काफी कम हो जाती। जितना ज्यादा समय तक उसका शिकार उसके पेट में रहता, उतना ही ज्यादा खतरा उसके लिए होता। आदर्श ने तुरंत ही एडवांस्ड फ्लाइंग शैडो का यूज किया। उसकी शैडो 6 भागों में बंट गई और अलग अलग दिशाओं में तेजी से भाग गई। सभी शैडोज बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी। यह असंभव था कि कोई भी यह बता सके कि कौन सी शैडो असली थी और इतनी जल्दी उस पर अटैक कर सकती थी। शैडो मछलियों के झुंड की तरह बिखर गई। आदमखोर पौधे का अटैक विफल हो गया। आदर्श मंद रोशनी वाली सुरंग में घुस गया। यह उसके लिए ज्यादा अनुकूल था। शेफर्ड और चैंगिंग ने उसे मारने के लिए उत्सुक होकर सुरंग में उसका पीछा किया। चैंगिंग के आदमखोर पौधे हर जगह थे। आदर्श जहां भी जाता उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होती रहती। इस बीच शेफर्ड ने जिस जीव को बुलाया था वह स्पष्ट रूप से उतना सरल नहीं था जितना कि वह लग रहा था। यह आश्चर्यजनक रूप से तेज था और अचानक आदर्श पर बेहद तेजी से अटैक किया। आदर्श ने सुरंग के किनारे पर खड़े होकर मुश्किल से उस जीव को चकमा दिया। निक्सटिज्म। आदर्श लड़ाई में इतना डीएक्टिवेट नहीं रहना चाहता था, खासकर जब से बकरी के सींग वाला डीमन उसके मैजिक को बाधित करने में सक्षम था। सुरंग में घना अंधेरा छा गया। सुरंग के अंदर की रोशनी अब कुछ भी रोशन नहीं कर सकती थी। डोमेन कम से कम बकरी सींग वाले डीमन को आदर्श पर सीधे धाड़ने से तो रोकेगा। प्राणी की दहाड़े उससे बाहर फैलती थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि आदर्श अगर उसके पीछे होता तो दहाड़ नहीं सोच सकता था, लेकिन उसके दिमाग पर पड़ने वाला असर काफी कम था, इसलिए वह आसानी से कास्ट कर सकता था। यदि आप इन छोटी छोटी तरकीबों का उपयोग करने के लिए इतने उत्सुक है तो मेरा काला बकरी जनरल आपके साथ खेलने के लिए तैयार है, चरावाय ने तिरस्कार पूर्वक कहा। चैंगिंग और शेफर्ड के पास अब और रुकने का कोई कारण नहीं था। यह स्पष्ट था कि मैजिक एसोसिएशन उन्हें शैतान नगरी के मुख्यालय तक पीछा करने की कोशिश कर रहा था और वे अभी भी मैजिक एसोसिएशन के एरिया में थे। यदि वे बेहद लंबे समय तक रुके तो मैजिक एसोसिएशन के एक्सपर्टों के आने के बाद उन्हें भागने में मुश्किल होगी। चरावाय ने एक अजीब स्पेल बोला जिससे ब्लैक गॉड सेनापति पागल हो गया। उसने अपने हथौड़े को उसकी छाती पर पटक दिया। हर अटैक से काली लहर की ऊर्जा पैदा हुई और वह प्राणी से बढ़ने लगी। कुछ धक्कों के बाद ब्लैक गॉड जनरल, जो शुरू में लगभग 4 मीटर लंबा था, सुरंग की छत तक पहुंच गया। यह लगातार बड़ा होता गया। दबाव से सुरंग कांपने लगी। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल रोश की लपटे आकाश रेखा। सुरंग दबाव को झेल नहीं सकी। जीव का सिर छत से टकराकर टूट गया। सुरंग एक पहाड़ के बीच से होकर गुजर रही थी। जैसे जैसे ब्लैक क्वार्ट जनरल बढ़ता गया, पहाड़ हिलने लगा और उसमें से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। सुरंग के साथ साथ आधा पहाड़ भी ढह गया। अरे, यह अभी भी बढ़ रहा है। आदर्श ने ब्लैक गॉड जनरल को घूर कर देखा। वह यह सोचे बिना नहीं रह सका कि यह किस तरह का डीमन था। शेफर्ड स्पष्ट रूप से एक समनर था और उसका समन बीस्ट बेहद अनोखा था। आदर्श को नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है। वह केवल इसे बढ़ते हुए ही देख पाया। पहाड़ के दूसरी ओर सुरंग ढहने के साथ ही चट्टानें और मिट्टी टूटने लगी। बस का अगला हिस्सा अभी भी सड़क पर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही पहाड़ हिलने लगा, सुरंग के बाहर पहाड़ को जोड़ने वाला पुल ढहने लगा। आहन बस की छत पर खड़ा था। जब उसने देखा कि बस अभी भी स्पीड पकड़ रही है तो उसने ड्राइवर पर चिल्लाया, रुको, सुरंग के बाहर रुको, पुल पर मत जाना। आहन की चीख बेअसर थी। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर हर यात्री को मौत के घाट उतारने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए उसने गैस पर जोर से दबाव डाला। बस पुल पर जा गिरी जो पहले से ही टूट रहा था। पुल 2 पहाड़ों के बीच बनाया गया था जिसे नीचे की संकरी घाटी से उठने वाले सहारे से टिकाया गया था। जब पहाड़ उनके पीछे से हिले तो कुछ सहारे पहले ही ढह चुके थे। पुल के सहारे टूटने के बाद पुल उनके सामने ही ढहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पुल सीधे नीचे गिर रहा हो। बस में सवार यात्री डर गए। कुछ लोग तुरंत बेहोश हो गए, जबकि जो अभी भी होश में थे वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे, ड्राइवर को कंट्रोल किया जा रहा है।
एक्सट्रेजर अभी भी बस में सभी को मारने की कोशिश कर रहा है। आहन को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वह बस में वापस कूद गया। उसने ड्राइवर की ओर देखा और फिर उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। बस हिलने लगी और कभी कभी पुल के किनारों पर लगे अवरोधों से टकरा गई। यह कई बार पुल के किनारे से लगभग निकल गई। स्थिति और भी खराब हो गई। कंपन के कारण बीच के पहिए गिरने लगे। बस धीमी होने पर फिसलने लगी, लेकिन यह बेहद तेज से चल रही थी। यह नीचे घाटी में गिरती रही। आहन ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया और स्टीयरिंग थाम ली। उसने यात्रियों से चिल्लाकर कहा, कसकर पकड़ो। उसकी पुतलियों का रंग बदल गया। जैसे ही उसने रॉक डेमन की आइस एक्टिवेट की, उनमें एक भूरी रोशनी चमक उठी। आहन ने टूटते हुए पत्थर पर नियंत्रण पा लिया। उसने उन्हें तेजी से उस जगह इकट्ठा किया जहां पुल टूट गया था। बस खाई में जा गिरी, लेकिन चट्टानों से बने पुल ने उसके लिए रास्ता बना दिया था। बस आगे बढ़ते हुए उस पुल पर पहुंची जिसे आहन ने रॉक डिमन की आइस से बनाया था। उनके पीछे के पत्थर पूरी तरह से ढह गए, जबकि पुल उनके सामने आगे बढ़ता रहा। ऐसा लगा जैसे बस हवा में चल रही हो। एक जोरदार टक्कर के साथ बस पुल के दूसरे हिस्से पर जा गिरी। वहां सड़क अभी भी बरकरार थी। आहन ने बस के चारों ओर एक वाटर शेड लगा दी ताकि वह पहाड़ की दीवार से टकराने से बचे। ओह, कितना करीबी मुकाबला था। आहन ने अब बस पर पूरा कंट्रोल कर लिया था और राहत भरी सांस ली। उसने कभी अपनी स्पोर्ट्स कार में पुल पार करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब बस चलाते समय उसे इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उसने पलटकर देखा कि ज्यादातर यात्री सुरक्षित थे। बस में कुछ धक्के लगे थे। कोई भी बस से नीचे नहीं गिरा था। खुद को भाग्यशाली समझो कि मुझसे टकराए तुम, आहन मुस्कुराया। यात्रियों को मतली की समस्या थी और कुछ को उल्टी भी हुई। वे आम लोग थे। अभी घाटी में उड़कर जाना बेहद ही भयानक अनुभव था। जब आहन घायलों का इलाज कर रहा था, तभी सुरंग से एक बेहद बड़ा विस्फोट हुआ। यात्री अभी संभले भी नहीं थे कि उन्होंने देखा कि पहाड़ उनके पीछे ढह रहा है। जब यह हो रहा था तो भीतर से एक बेहद बड़ी आकृति उभरी, जिसके शरीर से चट्टानें और पत्थर लुढ़क रहे थे। आहन ने घूमकर आश्चर्य से देखा। शुरू में उसने सोचा कि आदर्श के विनाशकारी मैजिक के कारण पहाड़ ढह गया था, लेकिन यह पता चला कि पहाड़ इसलिए ढह गया था क्योंकि वह विशाल प्राणी लगातार बढ़ता जा रहा था। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और भागो। आहन ने यात्रियों को आराम करने की हिम्मत करने का टाइम नहीं दिया। उसने जल्दी से लोगों को आगे भेजने के लिए अर्थवेव का यूज किया। यह जीव बेहद ही विशाल था। इंसान तो उसके लिए कीड़े मकोड़ों जैसे थे। यहाँ तक कि हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां भी उसके लिए खिलौने जैसी थी और वह उन्हें आसानी से एक थप्पड़ से चकनाचूर कर सकता था। भारी बहरा करने वाले प्रभाव जारी रहे। आसपास की पहाड़ियां अब ढहने लगी थी। आहन ने देखा कि बकरी के सींग वाला डीमन 2 स्टील के हथौड़े पकड़े हुए था। उसने हथौड़ों को पहाड़ी पर पटक दिया और लगभग उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। आहन ने गिरती चट्टानों के बीच एक काले रंग की आकृति को फुर्ती से उछलते हुए देखा। वह चट्टानों का इस्तेमाल सीढ़ियों के रूप में कर रहा था। आकृति उस क्षेत्र में पहुंची जहां पुल ढह गया था। डीमन ने उसी समय अपना हथौड़ा नीचे घुमाया। आहन हैरान था। उसने सोचा कि आदर्श मांस की पेटी में बदलने वाला है और फिर आदर्श अचानक उसके बगल में दिखाई दिया। जब नीचे उतरते हथौड़ों के नीचे एक चांदी की रोशनी टिमटिमाने लगी। उसके चारों ओर अभी भी एक हल्की चांदी की चमक थी। यह क्या है? आहन ने आश्चर्य से पूछा। मुझे कैसे पता, चलो छिपने की कोई जगह ढूंढते हैं। आदर्श लगभग पहाड़ के नीचे दब गया था। आदर्श ने सोचा कि ब्लैक गॉड जनरल सिर्फ कुछ गुना बड़ा होगा, अधिकतम 40 मीटर की ऊंचाई तक। उसने पहले भी विशाल जीवों से लड़ाई की थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जीव बढ़ता ही जा रहा था। इसने सुरंग और ऊपर के पहाड़ को भी नष्ट कर दिया। 4 लेन का राजमार्ग बमुश्किल इतना बड़ा था कि उसका खुर उस पर फिट हो सके। एक छोटे से कदम ने सड़क के 2 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से को नष्ट कर दिया था। सौभाग्य से विनाश ने अन्य वाहनों को इस सड़क पर आने से रोक दिया था, न तब बेहद सारे लोग मारे जाते। शेफर्ड पागल हो गया था। उसने जानबूझकर ऐसा विनाश किया, मानो वह सिर्फ अराजकता फैलाना चाहता था। केवल शैतान नगरी के मेंबर ही जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते थे, वे ही इतनी बड़ी तबाही मचाने की हिम्मत कर सकते थे। मैजिक एसोसिएशन सिर्फ सजावट भर नहीं था। हालांकि शेफर्ड ने वास्तव में मैजिक एसोसिएशन को हवा के रूप में माना। उनके लिए उसके मन में कोई सम्मान नहीं था। वे कहाँ हैं? आहन ने पूछा। वे भाग गए। चलो पहले इस डीमन को बाहर निकालते हैं, अन्यथा राजमार्ग पर हर कोई मरने वाला है, आदर्श ने कहा। आप इसे ऐसे कहते हैं जैसे यह आसान है।
एक छोटा प्राणी जरूरी नहीं कि कमजोर हो, लेकिन एक बड़ा प्राणी हमेशा मजबूत होता है। यह हमें एक छींक से पहाड़ से दूसरी तरफ धकेल सकता है। आहन ने शिकायत की। बकवास बंद करो और सीधे मेरे साथ हाईवे से दूर चलो। हमें इसे वहां बेसिन में निकाल देंगे। आदर्श ने इशारा किया। उन्होंने उस जीव को किसी ऐसी जगह पर फुसलाने की कोशिश की जहां वे लड़ सके, लेकिन ब्लैक गॉड जनरल बुद्धिमान लग रहा था और राजमार्ग छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। जैसे ही आदर्श और आहन ने जाने की कोशिश की, उसने पहाड़ियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। उन्हें यहाँ ब्लैक गॉड जनरल से लड़ना था। हथौड़े के झटके से पुल का दूसरा हिस्सा ढह गया। आहन अपने पैर जमाने में असफल रहा। वह पुल के साथ साथ नदी में गिर गया और चट्टानों ने उसे ढक लिया। आहन ने अपने मैजिक विंग्स को एक्टिवेट किया जब वह लगभग नीचे पहुंच गया था और हवा में ही रुक गया। हालांकि और अधिक कंक्रीट, मलबा और चट्टानें उस पर गिर गई और वह अभी भी नीचे पानी में दब गया। अरे कितने बेकार हो, आदर्श ने कहा जब उसने आहन को मलबे के नीचे दबा हुआ देखा। आदर्श ने अपना सिर लगभग 90 डिग्री ऊपर उठाया। वह ब्लैक बकरी जनरल को फिर से अपना मुंह खोलते देख चौंक गया। वह फिर से साउंड वेव को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। जब यह जीव कुछ मीटर ही लंबा था, तब साउंड वेव ने उसके दिमाग में बेहद हलचल मचा दी। आदर्श ने शर्त लगाई थी कि साउंड वेव अपनी वर्तमान ऊंचाई पर उसे विस्फोट कर देंगी। स्काई लाइटनिंग क्लॉ। आदर्श ने उस जीव को अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया। उसने अपने हाथों को पंजे में जकड़ लिया। उनके चारों ओर लाइटनिंग चमक रही थी। एक तूफानी बादल जल्दी से ब्लैक गॉड जनरल के ऊपर इकट्ठा हो गया और जब ब्लैक गॉड जनरल ने अपना मुंह खोला तो एक गहरा स्काई लाइटनिंग क्लॉ नीचे गिरा। ब्लैक गॉड जनरल ने लाइटनिंग खाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और आदर्श के स्काई लाइटनिंग क्लॉ का विरोध करने के लिए एक विशाल हथौड़ा उठाया। लाइटनिंग बिखरने के बजाय हथौड़े से चिपक गई। बुद्धिमान ब्लैक गॉड जनरल ने हथौड़ा घुमाया। आदर्श की दिशा में एक चौंकाने वाली लाइटनिंग का बोल्ट दागा। आदर्श अवाक रह गया। प्राणी ने उसकी लाइटनिंग को अवशोषित करने के लिए हथौड़े का यूज किया था। आदर्श ने हथौड़े को चकमा दिया, लेकिन ब्लैक चिंगारी और लाइटनिंग उसके पीछे थी। आदर्श के पास अपना ब्लैक स्नेक आर्मर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्लैक स्नेक आर्मर लाइटनिंग के खिलाफ उतना प्रभावी नहीं था। हथौड़े से निकलने वाली ब्लैक चिंगारी भी बेहद शक्तिशाली थी। ब्लैक स्नेक आर्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। भले ही आदर्श ने इसे अभी अभी पहना था, उसके शरीर में बेहद दर्द हुआ और उसने मुंह से खून बाहर थूका। छोटी फ्लेम बेले। आदर्श को पता था कि वह उस विशालकाय जीव के सामने टिक नहीं सकता। उसने तुरंत लिटिल फ्लेम बेले को बुलाया। लिटिल फ्लेम बेले एडवांस कमांडर लेवल पर थी। उसका शरीर 2 अलग अलग तरह की लपटों में घिरा हुआ था। जैसे ही उसकी लपटें आसमान में फैली, एक खूबसूरत जादूगरनी दिखाई दी जिसके लंबे बाल थे। फ्लेम बेले को जब आदर्श को घायल होते देखा तो वह गुस्सा होगी और उसने आसमान की ओर चीखना शुरू कर दिया। आग की लपटों ने तेजी से नीले आसमान को लाल रंग में रंग दिया और उस पर फैल गई, जिससे ब्लैक गॉड जनरल के ऊपर एक शानदार धधकती हुई आकृति बन गई। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल उल्लंघन में कार्य। रोज की लपटों वाले आकाश आरेख से लपटे नीचे गिरी। लपटों की लकीरें बादलों और लकीरों से फूट पड़ी, जिससे शानदार आग के खंभे बन गए। लपटे ब्लैक गॉड जनरल पर झपटी। प्राणी ने खुद को बचाने के लिए फिर से अपना हथौड़ा उठाया। हालांकि ब्लैक गॉड जनरल फ्लेम बेले की जबरदस्त शक्ति का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हथौड़े पर उतरने के बाद लपटे बेतहाशा फैल गई। 1 किलोमीटर के भीतर सब कुछ कवर कर लिया गया। यह इस बात का एक शानदार प्रदर्शन था कि लपटे कितनी शक्तिशाली थी। ब्लैक गॉड जनरल पहाड़ से नीचे फिसल गया और आग की लपटों के कारण नीचे गिर गया। आसपास कुछ ढलानें थी, लेकिन वे ब्लैक गॉड जनरल के घुटनों की ऊंचाई के आसपास ही थी। ब्लैक गॉड जनरल पहाड़ियों पर फिसल गया और उन्हें जमीन पर ध्वस्त कर दिया। आग की लपटों की गर्मी से उसके हथौड़े लाल हो रहे थे। उनकी तीखी गर्मी ब्लैक गॉड जनरल की भुजाओं तक फैल गई, जिससे उसे हथौड़ों को जमीन पर फेंकना पड़ा। हथौड़ों का आकार पहाड़ियों के बराबर था। बहुत बढ़िया, आदर्श ने कहा, जैसा कि उसने सोचा था। लिटिल फ्लेम बेले उस जीव से लड़ने के लिए काफी मजबूत थी। आदर्श स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ संघर्ष कर रहा था। हालांकि हाल ही में उसने जो नई क्षमताएं हासिल की थी, वे स्पष्ट रूप से उस विशाल जीव के खिलाफ उतनी प्रभावी नहीं थी। आदर्श का भी फिलहाल अपनी नई
क्षमताओं का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। चैंगिंग और शेफर्ड को अगर पता चल गया कि उसने मखना की क्षमताएं हासिल कर ली है तो वे और भी ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। फ्लेम बेले ने अपने अटैक बंद नहीं किए थे। वो आसमान में स्वतंत्र रूप से तैरती रही और ढलानों से नीचे सरकती रही। उसके पीछे पीछे आग की लपटें उसे एक धधकते हुए लबादे की तरह घेर रही थी। जब वह नीचे की ओर सरक रही थी तब विपत्ति अग्नि जोर से हिल रही थी। वह धीरे धीरे एक सिंदूरी पक्षी की रूपरेखा में बदल गई जब वह काले बकरी जनरल पर अटैक कर रही थी। वर्मिलियन बर्ड का आकार काफी प्रभावशाली था। जब उसने अपने पंख पूरे फैलाए तो वह बादल की तरह थी। ब्लैक गॉड जनरल से टकराई और एक बड़ा तूफान पैदा कर दिया जिससे ब्लैक गॉड जनरल जमीन पर गिर गई। पहाड़ आग की लपटों में जल रहे थे। आदर्श ने नीचे देखा और पाया कि पूरा बेसिन जलते हुए समुद्र में बदल गया। तो वह लिटिल फ्लेम बेले की ताकत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। आदर्श को लगा कि उसे युद्ध में भाग लेने की भी जरूरत नहीं थी। छोटी फ्लेम बेले डीमन का ख्याल रख रही है, चलो उन दोनों का पीछा करते हैं, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। आहन आखिरकार फिर से दिखा। ठीक है, हम पहले इस ब्लैक गॉड जनरल का ख्याल रखेंगे। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। क्यों, क्या तुम सचमुच उन्हें भागने देना चाहते हो? आहन ने कहा। मैंने पहले ही उनके शरीर में डार्क मटेरियल डाल दिया है। मैं आसानी से बता सकता हूँ कि वे कहाँ हैं, बस उन्हें जाने दो। अगर वे आश्वस्त और सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो हम कभी भी चीफ एक्सट्रैडिटर और रेड कार्डिनल के संपर्क में नहीं आएंगे, आदर्श ने उससे कहा। जब लक्ष्य को ट्रैक करने की बात आती है तो फिएंडिश नाइट सबसे अच्छा डार्क मटेरियल था। जब भी चैंगिंग और शेफर्ड सरलतम मैजिक करते हैं तो आदर्श को डार्क मटेरियल से तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है। आदर्श उन बदमाशों को बाहर निकालने के इरादे से नहीं आया था। उसका मानना था कि वे मान लेंगे कि वे इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षित बच गए हैं, जिससे उन्हें शैतान नगरी के अधिकारियों को ट्रैक करने का मौका मिल जाएगा। क्या डार्क मटेरियल? आहन को कुछ भी पता नहीं था कि आदर्श क्या कह रहा था। वैसे भी वे हमसे भागेंगे नहीं। मुझे थोड़ी भूख लग रही है, चलो आज रात कुछ भुना हुआ भेड़ का मांस खाते हैं, आदर्श ने कहा। आहन अवाक रह गया। आदर्श युद्ध के प्रति पागल था। वह हर बार लिटिल फ्लेम बेले पर निर्भर नहीं रह सकता था। अगर वह मखना जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ होता तो लिटिल फ्लेम बेले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ऐसे में उसे अंतहीन लड़ाइयों के जरिए खुद को बेहतर बनाना था। मैं सचमुच एक दिन तुम्हारी वजह से मर जाऊंगा, आहन ने बड़बड़ाते हुए कहा। आहन एक सुनहरे चील की तरह आकाश में चक्कर लगा रहा था। उनसे करीब 1000 मीटर नीचे विशालकाय ब्लैक गॉड जनरल बेतहाशा सब कुछ नष्ट कर रहा था। उसने और अधिक इंसानों को मारने के लिए वापस हाईवे पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फ्लेम बेले ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने ब्लैक गॉड जनरल पर लगातार अटैक किया और उसे घायल कर दिया। एक विशाल प्राणी में आमतौर पर असाधारण जीवन शक्ति होती है। आदर्श और आहन नहीं चाहते थे कि प्राणी अपना नखरा जारी रखे। वे हवा में चक्कर लगाते हुए अटैक करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। नीचे जाओ, आदर्श ने कहा। अब बिल्कुल। आहन ने आदर्श के साथ 1000 मीटर की ऊंचाई से गोता लगाया। आदर्श ने अपने लाइटनिंग गिरानी शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से लाइटनिंग गिर रही हो और जो सीधे ब्लैक गॉड जनरल पर गिर रही थी। आदर्श ने बेहद समय से आसमान में लाइटनिंग जमा कर रखी थी। जैसे जैसे वह नीचे की ओर गिरती गई उसकी शक्तियां सामान्य से 2 गुनी से भी अधिक होती गई। आदर्श ने ब्लैक गॉड जनरल के सिर में छेद कर दिया। उसका दिमाग हवा में बिखर गया। ब्लैक गॉड जनरल फ्लेम बेले के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आदर्श उसके ऊपर आसमान में था। शक्तिशाली लाइटनिंग के बोल्ट ने प्राणी को डगमगा दिया। फ्लेम बेले, जिसका दिमाग आदर्श से जुड़ा हुआ था, ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने चिल्लाते हुए स्वर्ग और अर्थ की आपदा अग्नि को बुलाया। आग की लपटें तेजी से एक जलती हुई स्वॉर्ड का रूप ले चुकी थी जो एक इमारत जितनी ऊंची थी। इसकी लहरें आसमान में फैल गई और 1 किलोमीटर के दायरे में पेड़ों को जलाकर राख कर दिया। जलती हुई तलवार चीखती हुई ब्लैक बकरी जनरल के सीने में बने छेद में घुस गई। तलवार का 1/3 हिस्सा उस प्राणी के शरीर में घुस गया। भड़की हुई लपटों ने उसके अंदरूनी हिस्सों को आग लगा दी। ब्लैक गॉड जनरल दर्द से चिल्लाया। चाकू के घाव से काली गैस की तरह एक बुरा ऑरा निकल रहा था। ब्लैक गॉड जनरल आकार में छोटा होने लगा। वह विशालकाय प्राणी जो आकाश और धरती के बीच एक विशाल पिलर की तरह खड़ा था, जल्द ही इतना छोटा हो गया कि वह पहाड़ पर पेड़ों के बीच छिपने लगा।
ब्लैक गॉड जनरल को एहसास हुआ कि वह इन पागलों से मुकाबला नहीं कर सकती। वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग गई, लेकिन फ्लेम्बेले ने तुरंत ही उसके भेस को पहचान लिया। उसने स्पेस मैजिक की मदद से उस जीव को जबरन वापस खींच लिया और उसे आपदा की आग से भूनने के लिए तैयार कर दिया। शायद उसने आदर्श को यह कहते हुए सुना था कि वह आज रात कुछ भुना हुआ मेमना खाना चाहते हैं। वह आसानी से उसके लिए कुछ स्वादिष्ट मेमने की टांगे भून सकती थी। ओह माय गॉड, तुम्हारी लिटिल फ्लेम्बेले कब से इतनी शक्तिशाली है? आहन ने कहा। यह विशालकाय जीव इतना अजय था, फिर भी यह लिटिल फ्लेम्बेले का कुछ नहीं बिगाड़ सका। किशोरावस्था में लिटिल फ्लेम्बेले सामान्य जीवों के खिलाफ लड़ते हुए भी हावी थी। वह वर्तमान में एडवांस कमांडर लेवल पर है, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह शासक लेवल की प्राणी बनने के बेहद करीब है? आहन ने कहा। अगर वह किशोरावस्था में ही इतनी मजबूत है तो क्या वह युवा अवस्था में पहुंचने के बाद सामान्य शासक लेवल के प्राणियों के से भी कहीं ज्यादा मजबूत नहीं होगी? तुम कितने भाग्यशाली हो, आहन ने कहा। आदर्श ने जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसके मिल्क पाउडर पर कितना खर्च किया है? लिटिल फ्लेम्बेले पर उसने जो पैसा खर्च किया था वह लगभग उतना ही था जितना उसने खुद पर खर्च किया था। चुटकिन मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अगर वह लिटिल फ्लेम्बेले को बेहतरीन क्वालिटी का मिल्क पाउडर खिलाए तो वह सामान्य फ्लेम्बेले से ज्यादा ताकतवर होंगी। आखिरकार फ्लेम्बेले एक अनोखी फायर एलिमेंट प्रजाति थी। उसे लपटों का एक मजबूत सोर्स देने से उसे ज्यादा ताकतवर शक्तियों को जगाने में हेल्प मिलेगी। ऐसा कहा जा रहा है आहन भी सही था। अगर लिटिल फ्लेम्बेले किशोरावस्था में पहले से ही इतनी मजबूत थी तो वह अपनी युवा अवस्था में पहुंचने के बाद स्पष्ट रूप से एक दुर्जय शासक लेवल की प्राणी बनने जा रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शेफर्ड में कुछ खास नहीं है? डीमन बकरी बेहद मजबूत है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हरा नहीं सकते, आहन ने कहा। आदर्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि तुम गलत हो। उसने ब्लैक गॉड जनरल को बिना उसे वापस लाने की जहमत उठाए यहाँ छोड़ दिया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे इस समन बीस्ट की भी परवाह नहीं है। इसके अलावा उसे चरवाहा कहा जाता है। क्या आपने कभी किसी चरवाहे को सिर्फ एक भेड़ के साथ देखा है? आहन ने आश्चर्य से कहा, हे भगवान, क्या आप कह रहे हैं कि उस आदमी के पास इन राक्षसों का एक पूरा झुंड है? मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। शेफर्ड वाकई बेहद शक्तिशाली है। अगर हम उसका पीछा करने पर अड़े रहे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, आदर्श ने कहा। आदर्श जल्द ही विनाश के साथ फिर से एकजुट हो गया। विनाश एक अनुभवी एनफोर्सर था। उसने निवारक उपायों को में बेहद बढ़िया काम किया था। जब आदर्श ने दुश्मन से भिड़ने का फैसला किया तो उसने तुरंत राजमार्ग पर सभी वाहनों को रोक दिया, जिससे इस घटना में हताहतों की संख्या सीमित हो गई। आहन बस में सवार यात्रियों को भी बचाने में कामयाब रहा। ड्राइवर की हालत अभी भी बेहद खराब है, उसे ठीक होने में बेहद समय लगेगा। समनिंग एलिमेंट के अलावा चरवाहा के पास मानसिक एलिमेंट भी था। उसकी मानसिक शक्ति बेहद प्रभावशाली थी। अधिकांश सामान्य लोग उसके शिकार होने के बाद वनस्पति अवस्था में फंस जाते। यह बेहद राहत की बात थी कि ड्राइवर अभी भी ठीक होने में सक्षम था। बस में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन हम जो कर सकते थे वह यही था। तुम लोगों ने न केवल उस इम्पोर्टेंट व्यक्ति को खो दिया जिसका हम पीछा कर रहे थे, बल्कि लोग यह भी टिप्पणी करेंगे कि तुम लोग कितने बुरे थे। तुमने राजमार्ग को इतना विनाशकारी नुकसान पहुंचाया और दहशत फैलाई। विनाश ने आह भरते हुए कहा, कौन परवाह करता है? इस दुनिया में बेहद सारे बेवकूफ है। अगर हम इस बात की इतनी परवाह करेंगे कि वे क्या सोचते हैं तो हम सिर्फ खुद ही को थका लेंगे, आहन ने जवाब दिया। चिंता मत करो, वे इस बार भाग नहीं पाएंगे। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। आदर्श मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना हाथ खोला। एक छोटी काली मक्खी जैसी परी उस पर बैठ गई। वे पहाड़ों को पार कर शहर की ओर जा रहे हैं। वे कितने चालाक हैं, उल्लंघन में काम कर रहे हैं। वे हमेशा शहर में छिपने की योजना बना रहे थे। वे शहर वापस चले गए। विनाश दंग रह गया। उन्होंने अपने आदमियों को उनके गायब होने के बाद पहाड़ों में उनकी तलाश करने के लिए भेजा था, ताकि वे फिर से उनका पता लगा सके। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे शहर वापस चले गए थे। अगर ऐसा होता तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता, भले ही वे पहाड़ों में कई दिनों तक उन्हें खोजते रहते। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, एक बार फिर तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। नानपिंग शहर लौटने के तुरंत बाद विनाश को एक गुप्त कॉल प्राप्त हुई। सर, आपने
शियान रैन से जांच करने के लिए कहा था कि क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसने ट्रेन, कोच या फ्लाइट के लिए टिकट खरीदे हैं। उसे पता चला कि किसी खास व्यक्ति ने नानपिंग से माउंट हुई के लिए उड़ान के लिए 2 टिकट खरीदे हैं। एरोप्लेन अब से 1 सप्ताह बाद है। क्या हमें आगे की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम 2 यात्रियों का विवरण पता लगा सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ठीक है। जानरेन से कहो कि वह आगे की जांच ना करे, नहीं तो वह दुश्मन को अलर्ट कर देगा, विनाश ने कहा। तो फिर क्या हमें जांच जारी रखनी चाहिए, व्यक्ति ने पूछा। नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दो। अगर कुछ और हो तो मुझे बताओ, विनाश ने जवाब दिया। विनाश ने कॉल कट कर दी। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उसने आदर्श की ओर देखा और उलझन में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो पहाड़ों में भागने के बजाय नानपिंग शहर लौट आए थे। यह मेरे पास एक नई क्षमता है। मैं विवरण नहीं बताऊंगा। ऐसा लगता है कि आपके लोगों ने जानकारी की पुष्टि कर ली है, आदर्श ने जवाब दिया। उड़ान में 1 सप्ताह का समय है, लेकिन अगर हम शहर पर ध्यान नहीं देते तो हमें इसकी जानकारी नहीं होती, विनाश ने पुष्टि की। निवारक समिति के नेता के रूप में विनाश लक्ष्यों को ट्रैक करने में एक्सपर्ट थे। फिर भी उन्हें कोई सुराग नहीं था कि आदर्श कैसे बता पाता कि उनका लक्ष्य कहाँ गया था। शेफर्ड और चैंगिंग दोनों ही बेहद चालाक थे। आमतौर पर वे अब तक उन दोनों का पता नहीं लगा पाते। उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे शहर में कहीं छिपे हुए थे। आदर्श ने कहा, हमें बस वही करना है जो हमें करना चाहिए ताकि उन्हें शक न हो। मुझे यकीन है कि वे 1 हफ्ते तक कोई लापरवाह नहीं करेंगे। तुम सही कह रहे हो। शैतान नगरी में उनके पद जितने ऊंचे होंगे वे उतने ही अलर्ट होंगे। अगर वे शहर में वापस आने में कामयाब हो गए तो वे हमारा ध्यान खींचने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनके उच्च अधिकारियों को और परेशानी होगी। चरवाहा अपने शिष्यों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। वे कोई गलती नहीं होने देंगे। ऐसा लगता है कि इस बार हमारे हाथ बेहद बड़ी पकड़ आने वाली है। शेफर्ड, किसने सोचा होगा। हमें कई सालों में उसके लेवल के किसी व्यक्ति के संपर्क में आने का कोई मौका नहीं मिला है, विनाश ने उत्साह में कहा। शैतान नगरी लंबे समय से दुनिया भर में बदनाम था। यहाँ तक कि ब्लू डिकन को बाहर निकालना भी एक एनफोर्सर के लिए एक बड़ा योगदान था। यह अकेले ही पदोन्नति की गारंटी के लिए पर्याप्त था। एक चरवाहा जैसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। विनाश को यह महसूस हुआ कि वह आदर्श का अनुसरण करके कुछ महान योगदान दे सकता है। आदर्श को फिलहाल दोनों लक्ष्यों से निपटने की कोई जल्दी नहीं थी। जब लक्ष्य को ट्रैक करने की बात आती थी तो फेंडिश नाइट एक दिव्य शक्ति थी। आदर्श को अपने लक्ष्यों के आसपास मैजिक की थोड़ी सी भी मौजूदगी के बाद तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि वे क्या कर रहे थे और कहाँ गए थे। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो, वे बस सड़क पर घूम रहे हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, आहन ने पूछा। शेफर्ड और चैंगिंग ने खुद को आम नागरिकों की तरह छिपा लिया होगा। अपनी मर्जी से खाना खा रहे होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। वे लंबे समय से किसी स्पिल का यूज नहीं कर रहे हैं। कोई मैजिक वेव भी नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं उन्हें खो चुका हूँ, आदर्श ने कहा। वह शेफर्ड कितना दुस्साहसी है। उसे स्पष्ट रूप से मैजिक एसोसिएशन के प्रति कोई सम्मान नहीं है, आहन ने कहा। आदर्श ने कहा, कार्यान्वयन की निर्भीकता और शानदार कौशल से उपजी है और वह वास्तव में काफी कुशल है। भले ही शहर में उसका भेद खुल गया हो, फिर भी वह आसानी से भाग सकता है। शेफर्ड अत्यंत शक्तिशाली था। आदर्श अपनी सुरक्षा कम करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। दुर्भाग्य से शेफर्ड की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अधिकारियों को सुपर मैजिशियन भेजने के लिए राजी कर सके। हालांकि अगर वे शेफर्ड के पीछे छिपे व्यक्ति को बाहर निकाल पाते तो यह एक अलग कहानी होती। बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कोल्ड प्रिंस क्या योजना बना रहा है, आहन ने बीच में ही सोच में पड़कर पूछा। हर बार जब कोई रेड कार्डिनल कुछ करने की कोशिश करता था तो उसका नतीजा भयानक आपदा के रूप में सामने आता था। यही मुख्य कारण था कि आदर्श को अब हस्तक्षेप करना पड़ा। आहन यह जानने के लिए एक्साइटेड था कि कोल्ड प्रिंस क्या करने की योजना बना रहा था। वह इसके लिए चीन क्यों आया था, वह क्या हासिल करना चाहता था। मैजिक एसोसिएशन पहले से ही शैतान नगरी पर नजर रख रही थी, फिर भी उन्होंने चीन में कुछ साजिश रचने की हिम्मत की। आदर्श ने केवल इतना ही कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा ही चिंतित हूं। क्या आप चिंतित है कि साजिश हमारी कल्पना से भी बदतर है और हमें इसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे? आहन जानता था कि आदर्श क्या सोच रहा है। हाँ,
हम शैतान नगरी के किसी भी मेंबर को कम नहीं आंक सकते। जिस तरह से वे शहरों और देशों में छिपते हैं, वे एक स्वस्थ व्यक्ति में कैंसर की कोशिका की तरह है। आप कभी नहीं जानते कि वे कब एक घातक बीमारी में बदल जाएंगे, और जब आपको एहसास होगा कि यह आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है, तो इसे रोकने के लिए बेहद देर हो चुकी होगी। आप केवल इसे सहन कर सकते हैं, और यदि आप इसका विरोध नहीं करते हैं तो मृत्यु ही एकमात्र संभावित परिणाम होंगी, आदर्श ने गंभीर रूप से कहा। अमृत शहर और प्राचीन राजधानी के साथ भी यही हुआ था। जब भी शैतान नगरी ने अपना कदम उठाया, ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट रहा है और जमीन टूट रही है। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वह बेहद ही महत्वहीन हो और बेकार था। इसे दोबारा होने के विचार से अधिक भयानक कुछ भी नहीं था। आदर्श को चिंता क्यों नहीं होती? उसे घुटन और असहायता का अनुभव करने का डर था, क्योंकि उसे पता चला कि कोई और साजिश चल रही है। उसकी ताकत बेहद तेजी से बढ़ रही थी। वह ताकतवर बनने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका दुश्मन हमेशा उससे अधिक ताकतवर था। हमें इसे निवारक समिति को क्यों नहीं सौंप देते? मैजिक एसोसिएशन निवारक समिति, मैजिक एसोसिएशन सोल्जर और सरकारी से संभालेंगे। मैजिक एसोसिएशन के एडर की भी इतनी आसानी से मृत्यु होगी? हमारी तो बात ही छोड़िए। अगर हम वास्तव में मुख्य आरोपी के रेड कार्डिनल के खिलाफ खड़े हुए तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, आहन ने हिचकिचाहट के साथ कहा। वह शैतान नगरी जैसी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। उसे लगा कि उन्हें फिर टोटोम बीस्ट की तलाश पर ध्यान देना चाहिए। रुको, टोटोम बीस्ट की तलाश करना भी जरूरी नहीं कि सुरक्षित काम हो। जब उसे याद आया कि विशाल पर पवित्र लिंडेन की घटना के दौरान क्या हुआ था, उसे अभी भी डीमन ट्री के गंदे, डरावने और खतरनाक शरीर पर चढ़ने के बुरे सपने आते थे। अब हार मानने में बेहद देर हो चुकी है। केवल मेरे पास शेफर्ड को ट्रैक करने की क्षमता है। शायद स्वर्ग भी सोचता है कि मैं शैतान नगरी को खत्म करने के लिए सबसे सही व्यक्ति हूं, इसलिए उन्होंने मुझे फिंडिश नाइट क्षमता दी है। हमें इस बारे में कोई सुराग नहीं हो सकता कि कोड प्रिंस क्या करना चाहता है या वो क्या योजना बना रहा है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वे अभी भी शुरुआती चरण में हैं। यह प्राचीन राजधानी की आपदा के समान ही है। अगर हमें एहसास होता कि शैतान नगरी की आपदा सिर्फ एक टेस्ट थी, तो हम प्राचीन राजधानी की आपदा को होने से रोक सकते थे। इसी तरह अगर हम शुरुआत से ही कुछ इंपॉर्टेंट जान सकते हैं, तो हमें लाल भूमध्य सागर जैसी घटना को रोकने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैंने अभी हार मान ली तो मुझे इसका पछतावा लाइफ टाइम रहेगा, आहन ने उससे कहा। केवल वे लोग ही जिन्होंने अमृत शहर और प्राचीन राजधानी की आपदा का अनुभव किया है, यह जान सकते हैं कि समय को वापस लाने की इच्छा का दर्द क्या होता है। दुर्भाग्यवश समय कभी वापस नहीं आ सकता, केवल वर्तमान ही मायने रखता है। आदर्श के दृढ़ संकल्प को देखकर आहन सोच में पड़ गया। कुछ समय बाद उसने आखिरकार अपना मन बना लिया। मुझे तुमसे ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद तो नहीं थी। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक बदमाश हो। भाड़ में जाओ। मैं आहन ने एक बार फिर तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया है। मैं एक बार फिर से अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूँ, आदर्श, आहन ने कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।